बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जब मौसम बदल रहा होता है तो सियाने कहते हैं कि बहुत एहतियात करनी चाहिए। कल मेरे साथ ये हुआ कि जवानी दीवानी मस्तानी, मेरी बेगम ने कहा कि एक जगह जाना है और मुझे वक्त आपका चाहिए। तो मैंने सोचा कि बाहर मौसम बदल गया हुआ है, तो मैंने जब कपड़े बदले तो लेगिंग भी और जर्सी भी दोनों उतार के तो सूट पहना। और उसके मेरा ख्याल वहां जाने के एक आधे घंटे बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि जो ठंडी ठार हवा है उस सुइयों की तरह चुभ रही थी। शाम तक फिर माकूल किस्म का बुखार भी हो गया, सर दर्द और जो उसके लवाजमात हैं। तो कल का दिन भी मैंने भुगता, आज का दिन भी भुगता, लेकिन चूंकि इससे कमिटमेंट मुझे आपसे बात तो करनी है। सो अभी मैंने हिम्मत जुटाई, खाना खाया, चाय पी, अपनी एनर्जी को बहाल किया और जो ही अब आपसे बात मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह फिर जाके लेटूंगा, आराम करूंगा। तो होपफुली जो एनर्जी है वो सस्टेन भी होगी, रिटेन भी होगी। लेकिन ये नादानी हम सारे जानते हुए भी कि ये नहीं करना चाहिए हो जाती है, फिर उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। खातिन हज़रात, मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमने पिछले साल एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि वो लोग जो ज़हनी स्ट्रेस में, दबाव में होते तो उनका हम एक सेशन नहीं करते, वो आके मेरे साथ 2 से लेकर 10 दिन तक रहते हैं। हमने उनके लिए अपने ऑफिस में बाकायदा जगह बनाई है, बेड उनके लगाए हैं और जो जो सहूलत हो सकती है दाल दलिया वो कर देते। उनके साथ सेशन करता हूँ, फिर उनके साथ वॉक करता हूँ, फिर उनके साथ मस्जिद में जाता हूँ और जो उनका इशू होता है उनको नॉर्मलाइज करते हैं। या जिस घर में वो ये टेंशन लेके आए होते हैं तो वहां से ज़ाहिर माहौल बदलेगा तो बहुत सी चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब हाल ही में जिन साहब को ट्रीट किया उनका नाम है अलिफ बे जीम। मैं नाम तो आपको अंदाजा है, ना नाम बताऊंगा ना शहर बताऊंगा। और ये उनकी ख्वाहिश थी कि सर मैंने ये भुगता है तो प्लीज इसको शेयर करें। बाकी पेशेंट का हम कभी जिक्र भी नहीं करते, इसलिए कि जिसकी प्राइवेसी होती है वो प्राइवेसी है, और जो चाहता है कि ये मसला जो उनका हल हुआ उन्हें उसमें बेहतरी महसूस हुई तो किसी और के साथ। अच्छा, जो मैंने केस स्टडी लिखी हुई थी उसमें मैं आपको बता दूं, इनका मसला ये है कि इन्हें अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आता है और जब मेरे पास आए तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ, वो कहते हैं कि सर मैं एक माकूल आदमी हूं, ये उनका कहना था, प्रॉपर्टी डीलर हूं। सच्ची बात यह कि लाखों कमाता हूं और हलाल हराम का ख्याल करता हूं, जानबूझकर गलत बयानी और झूठ नहीं बोलता और उसको मैं गलत समझता हूं। मसला ये है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और घर जाकर मैं एक जिन की तरह बिहेव करता हूं। मैं घर में एक और ही तरह का इंसान बन जाता हूं, दफ्तर में सबके साथ सॉफ्ट होता हूं, हम्बल होता हूं, ऐसा लगता है जैसे मेरी 2 शख्सियत है। और घर में मेरे जाने पे यूं लगता है जैसे कोई जिन आके फिर गया हो। गुस्सा करता हूं, बार बार करता हूं, हर बात पे करता हूं और बेवजह करता हूं। अब मसला क्या हुआ कि पिछले दिनों मैंने अपने बच्चों को बाहम बात करते देखा। मेरे बारे में बहुत तौहीन आमेज बातें उन्होंने की। 2 बच्चे हैं उनके, दोनों तकरीबन टीनेज के हैं, 14 साल का है और 16 साल की बेटी है। बेटी ने कहा कि मैं शादी के बाद इस घर में कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी। और मैंने सोचा कि मैंने इनको घर दिया, गाड़ी दी है, इतनी पॉकेट मनी देता हूं, नाशुक्रे हैं ये, और इन्हें इतनी जो नेमतें हैं उनका एहसास ही नहीं है कि बाप कितनी मेहनत करता है। फिर बेटे ने कहा कि अगर अम्मा को कुछ हो गया फिर क्या करेंगे, और फिर दोनों चुप हो गए। भाई ने कहा कि हमारे बाबा दूसरे लोगों के बाबा जैसे क्यों नहीं होते। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 1 साल पहले जब ये पहली दफा हुआ था ये जुमला कि मेरी बेटी ने कहा था कि हमारे बाबा दूसरे के बाबा जैसे अच्छे क्यों नहीं होते, तो उस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन जो हाल ही में उनके साथ वाकया पेश आया पिछले हफ्ते, वो ये हुआ कि बकौल उनके जो नया कट्टा खुल गया। पिछले हफ्ते मैंने बीवी पे हाथ उठाया और उसके चेहरे पे तो नील पड़ गया। वो खामोश रही, मुमकिन है रोती रही, मैंने उसके आंसू नहीं देखे। लेकिन मैं जब गुस्ल करने गया तो फोन की घंटी बची और उसकी वालदा थी। बात हुई शुरू तो मैंने नहाना बंद कर दिया और क्यों मैंने क्यूरियोसिटी से उनकी बात शुरू। उसने 2 जुमले ही कहे होंगे और एक में ये कहा कि अम्मा चंगेज खान नहा रहा है, और फिर उसने दूसरा कहा कि अम्मा 15 साल से मैंने कुछ नहीं मांगा, अब मांग रही हूं, इनकार मत करना, मेरे मरने की दुआ करना। मुझे अपनी नहीं तो किसी और की आ जाए,
अब मुझसे सहा नहीं जाता, मेरी अपनी बेइज्जती, मेरे बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती। उन साहब ने कहा कि वो बोल रही थी और मैं अंदर थर थर कांप रहा था। वो कह रही थी कि न सिर्फ मेरे ऐप तलाश करता है, मुझ पे लानत भेजता है, बार बार तज़हीक करता है अकेले में, बच्चों के सामने, और हर वक्त किसी ना किसी से मुआवजा करता है। खातिन हज़रात, जब ये साहब मुझसे बात कर रहे थे तो सच्ची बात है कि मेरा भी दिल भर आया। मैंने उससे कहा कि यार, एक लम्हे को सोचते हैं कि जब ये सारा हो रहा होगा उस वक्त तुम्हारी बीवी पे क्या बीत रही होगी। यानी एक लम्हे को हम ऐसा करके देखते हैं, जो NLP में हम ये करते हैं कि आप अपनी बीवी को सामने खड़ा करो और पीछे से आके उसके वजूद में दाखिल हो जाओ, और उस लम्हे जो वो फील कर रही होती वो आपके ज़हन पे, जिस्म पे वारद हो जाता है। अच्छा, ये मसला सिर्फ एक आध दफा समझाने से हल होने वाला नहीं था। फिर वो 2 दिन मेरे पास रहे, काउंसलिंग भी हुई, बात भी हुई। उनको मैंने 3 टूल्स सिखाए। एक ये था, ये बहुत ही इफेक्टिव मैंने इसको पाया, कि जब तुम्हें अपनी बीवी पे गुस्सा आए जिस बात पे, उसकी एक तस्वीर खींचो और तस्वीर खींच के अपने पाँव में रख लो। उस लम्हे उसने कोई बेवकूफ़ी की, उसने आपकी बात नहीं मानी, उसने कोई गलती कर ली, खाना अच्छा नहीं पकाया, खाने का जायका अच्छा नहीं था, रंग अच्छा नहीं था, व्हाट्सएवर, जिस पे भी आपको गुस्सा आया, और फिर आप अपने कद को बड़ा कीजिए। ये कद आप बड़ा करते करते 30 से 40 फुट पे ले जाते हैं। पिछले दिनों स्पेन में एक साहब से मैंने उनका कद बड़ा कराया, तो मुझे उन्होंने बताया कि मेरे दाएं तरफ एक कैसल है, बहुत बड़ी उसकी दीवारें हैं, हम कभी उसके पार नहीं जा सके, और उसके अंदर इतने बच्चे हैं, इतनी औरतें हैं, ये काम वो कर रहे हैं इस वक्त। वो यानी एक एक मंजर की डिटेल जिसके कभी अंदर वो गया ही नहीं, इतना पावरफुल टूल है। फिर मैंने उन्हें दूसरी तरफ कहा देखने को, उन्होंने कहा कि ये एक प्लाजा है यार, नीचे बिल्डिंग्स हैं, लोगों के घर हैं, और छत जो है उस पर तारे हैं और पुराने बर्तन हैं, पुरानी चीजें हैं, कुछ लोगों के AC रखे हुए हैं, पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। यानी वो ऐसे देख रहा था जैसे वो आंखों से देख रहा हो। अच्छा, उस लम्हे जब आप 40 फुट के होते हैं तो जिंदगी में जिस बातों पे आपको गुस्सा आता है, अब उसकी तस्वीर को देखें, वो कितनी बड़ी है, वो इतनी मध्यम हो जाती है, इतनी डिम हो जाती है, और आपको नजर भी नहीं आती, इवन फ्रेम भी नजर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना पर्सपेक्टिव बदलते हैं, अपना कद बदलते हैं, तो आप खुद अजाब का हिस्सा नहीं बनते। जब बदतमीजी करते हो या बदतहजीबी करते हो, वो तो उस मंजर को देख के करते हो। सो 2 से 3 दफा की प्रैक्टिस से ये इतना शानदार इफेक्टिव है, खासतौर पे वो लोग जिनको बहुत गुस्सा आता है अपनी बीवियों पे या अपने बच्चों पे। और जब आप ये करते हैं तो आप उनके दिलों से उतर जाते हो, उनकी निगाहों से भी गिर जाते हो, उनकी जिंदगियों को रोल मॉडल नहीं रहते। आप सोचिए, बच्चों के लिए रोल मॉडल क्या है? मोहल्ले वाले होंगे क्या? उनका रोल मॉडल उनका बाप ही होगा। बाप उन पे अगर घर अच्छा है, गाड़ी भी है, पैसे भी आप देते हो, लेकिन असल मसला तो आपके लफ्जों का है। लफ्जों का इंतखाब आप इतना बुरा करते हो, बाहर लोगों से ठीक रहते हो, घर आके आप बिल्कुल वो जो आदम भो वाली कैफियत होती है, आदम भो, जिन आया जिन आया। दूसरा, फिर मैंने उनके साथ एक और तजर्बा किया। उन्हें कहा कि जिस बात पे आपको अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, उनकी हमने लिस्ट बनाई। आप यकीन कीजिए कि वो गुस्से का जिन उस लिस्ट में 3 से ज्यादा आइटम शामिल नहीं कर सका। तो फिर मैंने उनको कागज पेंसिल दिया, बड़ा हमारे पास होता है पूरा थद्दा कागजों का। मैंने कहा कि अपनी बीवी के नाम खत लिखो। उसने अपनी बीवी के नाम खत लिखा, जिसमें मैं बुरा भला कहा कि तुमने मेरा दिल दुखाया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ये एक सफारी उसने 2 सफ़े लिखे। ये लिखने के बाद मैंने उससे कहा ओके, अब ये मुझे दे दीजिए, अब अपनी बीवी की तरफ से इसका जवाब लिखिए। तो बीवी की तरफ से उसने उन सारी बातों का जवाब लिखा, तो मैंने उनसे वो भी ले लिया। अब जो तीसरा था, मैंने कहा अब फिर दोबारा सोचिए, और उससे पहले आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, पिछली सारी बातों का जायजा लीजिए, ये जो आपने पहले लिखा था गिले शिकवे उनका भी जायजा लीजिए, और अब आप दोबारा लिखिए बीवी को गुस्से वाला खत। तो ऑलमोस्ट ये पहले 2 सफ़े थे, फिर ये आधा सफ़ा रह गया। वो जो उसकी इंटेंसिटी थी, इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर पक रहा होता है, अगर हम उसको 2-3 दफा करते हैं
तो खुद हमको, जैसे हम एक लतीफा बार बार नहीं सुन सकते, हंसी आना बंद हो जाती है, एक बात पे कितनी दफा गुस्सा कर लेंगे, गुस्सा आना भी कम हो जाता है। लेकिन इंसान अपने मिजाज को और चीजों को हल की तरफ हम लेके नहीं जाते। ये जो मॉडर्न साइंस है ये बहुत ही कमाल है, ये इंसानों के जहन में तस्वीरें बनाती है। इवन हमने एक तीसरी एक्सरसाइज भी की, इस वक्त नहीं है वरना आपको मैं बताता कि कैसे वो चीजें जो आपको नापसंद होती है उसकी हम कलर्ड तस्वीर बनती है, फिर कैसे उसकी वजह से रंग गायब होते हैं, कैसे वो तस्वीर छोटी होती होती इस काबिल हो जाती है कि आप उस गम से, दुख से, तकलीफ से निकल जाते हैं। लेकिन ये गम और तकलीफ सिर्फ आपका नहीं होता, आपकी वजह से जो दूसरों को हो रहा होता है वो आपको लर्जाता है। जब आपके कानों में वो जुमले पढ़ते हैं कि इन योर एब्सेंस लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुमकिन है दफ्तर में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, मुमकिन है बिजनेस के अड्डे पे आपके साथ ऐसा हो सकता है, पर घर में तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, यकीन मानिए जीना मुश्किल हो जाता है। बेखबरी बहुत बड़ी नेमत होती है, पर जब इंसान को खबर होती है कि मैं कितना बुरा हूं और कितना बुरा करता हूं, और अपनी बीवी पे क्या वो कहते थे कि मैं उस पर इतना ज्यादा गुस्सा करता हूं और मुझे अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा आता है, ये उनका था असल जो इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद जब वो गए तो जपी शपी डाल के गए, ही वॉज वेरी हैप्पी। और उनके जो कमेंट्स थे कि इन 2 दिनों में मैं इनफैक्ट अपने साथ रहा और ना दफ्तर की फिक्र की, उन्होंने फ़ोन भी कम लिए और घर भी उन्होंने आई डोंट नो क्या बताया था, लेकिन बिल्कुल आइसोलेशन थी। और आइसोलेशन में ज़िंदगी बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है जैसे उसकी डस्टिंग आपके अपने हाथों हो जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।